नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। देखिए, हमने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया है, धातु तथा अधातु, चैप्टर नंबर 3 है जो आपका। इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। पूरा चैप्टर अपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज भी किया है, उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो विस्थापन अभिक्रिया आपको बताया था क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया होता है कि किसी यौगिक में से कोई एक आपका दूसरा तत्व आता है, उस यौगिक में से एक तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, उसे अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें से कौन सा अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है? देखो, NaCl विलयन में कॉपर धातु, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, NaCl सॉल्यूशन, उसमें कॉपर लगा दिया। अब मुझे बताओ, सक्रियता श्रेणी आप सभी को याद है। सक्रियता श्रेणी के अंदर हमने जो है आपके जो धातुएं होती हैं उनको सक्रियता के अवरोही क्रम में लिखा था, यानी कि केदार, नाथ, का, माली, आलू जरा फीके पकाता है, ऐसा ही था कुछ, फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा। क्या यही था अपनी सक्रियता श्रेणी? अब देखिए, क्या कॉपर आपके सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है? नहीं, ये कॉपर जो है अपनी सक्रियता श्रेणी में नीचे आती है, यानी कि आपके सोडियम को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरा देखिए, MgCl2 प्लस आपके एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित कर देगी? तो ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है, तो कम अभिक्रियाशील है यानी कि मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी। FeSO4 और आपके इसमें कौन सी धातु डाल दी है? इसमें सिल्वर धातु Ag अर्जेंटिनम। अर्जेंटिनम तो वैसे ही बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है और आयरन ये आपकी सक्रियता श्रेणी में ऊपर आती है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 AgNO3, यानी कि आपका AgNO3 इधर लिख लिया, इसमें आपने कॉपर धातु डाल दी। तो देखो, कॉपर सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, Ag नीचे है, यानी कि कॉपर आराम से इसको क्या कर देगी? प्रतिस्थापित कर देगी। तो इसीलिए अपना इसमें आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर ऊपर के सभी? देखिए, आप जो है क्या इन सभी को, या फिर आपके ग्रीस लगाकर, या फिर पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा फ्राइंग पैन, लोहे का फ्राइंग पैन है, उसको जंग से बचाओगे? जंग का निर्माण कैसे होता है? तो आपके जो लोहा है वो ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में जंग का निर्माण करता है। अब आप देखिए कि अगर इस पे हमने ग्रीस लगा दिया मान लो, लेकिन ये तो फ्राइंग पैन है, आप इसको बार बार यूज में लोगे, बार बार धोओगे, तो ऐसे इस तरीके से अगर आपने इसमें ग्रीस लगाया तो वो तो हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा। तो इस तरीके से हम ग्रीस लगा कर तो इसको जंग से नहीं बचा सकते। दूसरा है आपका पेंट लगाकर। पेंट लगाकर हम लोहे की जो चीजें हैं उनको जंग से तो बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? फ्राइंग पैन है। अब फ्राइंग पैन तो आप काम में लोगे फिर धोओगे, तो इस तरीके से आपके जो है ये हट जाएगा पेंट भी, तो इस तरीके से अपन इसको भी यूज में नहीं ले सकते। थर्ड देखिए, जिंक की परत चढ़ाकर। तो जिंक की परत चढ़ाना क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनीकरण कहलाता है। अब ये अगर आपके जिंक की परत चढ़ा दी जाए तो आपका लोहा जो है वो जंग खाने से बच जाएगा, तो इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा इधर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, या फिर लोहा? देखो, कोई धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बना रही है जो कि जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? देखो, यहाँ पर कैल्शियम है, ये कैल्शियम ने किसके साथ क्रिया कर ली? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली, तो आपके किसका निर्माण हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। हुआ नहीं हुआ? अब ये क्या है? आपका उच्च गलनांक वाला यौगिक है और ये जल में विलेय है, क्योंकि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में विलय करते हैं, यानी कि जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ के साथ ऊष्मा जो है आपके निकलती है।
क्या ये पढ़ा था हमने? बिल्कुल पढ़ा था। तो आपके ये जल में विलय होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इसीलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो अपना आंसर क्या आएगा? टिन की अपेक्षा जिंक जो है आपका क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको एक हथौड़ा दे दिया है, एक बैटरी दे दी, बल्ब दे दिया, तार दे दिया, स्विच दे दिया है। इनका उपयोग करके धातुओं तथा अधातुओं के नमूनों के बीच आप कैसे विभेद कर सकते हो? तो हमने स्टार्टिंग में ही धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़े थे। अगर अपन ने जो है कोई भी धातु या अधातु है उस पे हथौड़े से वार किया तो यानी कि उसकी आघात वर्धनीयता को अपन देख सकते हैं। तो अगर आपके धातु है तो आघात वर्धीय होगी, अगर अधातु है तो आघात वर्धीय नहीं होगी। तो इस तरीके से हथौड़े का यूज कर सकते हैं अपन। दूसरा हमने गुण पढ़ा था धातुओं के बारे में कि ये जो है विद्युत की सुचालक होती है। हमारे पास बैटरी है, बल्ब है, तार है, स्विच है, तो हम इसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह कर दे तो वो आपका धातु है, अगर नहीं हो सके तो वो आपके क्या है? अधातु है। तो क्या हम इसमें विभेद कर सकते हैं? हथौड़े के उपयोग द्वारा धातु और अधातु में विभेद कर सकते हैं। अगर पतली शीट में पीटा जा सकता है तो ये धातु है, और नहीं तो ये क्या है? आपके अधातु है। और देखिए इधर इसी प्रकार हम बैटरी, बल्ब, तार आदि का प्रयोग करके भी धातु अधातु में विभेद कर सकते हैं। यदि परिपथ में लगाने पर नमूना विद्युत का चालन करता है, बल्ब जलता है, तो आपके क्या है? धातु। अगर नहीं जलता है तो आपके क्या है? अधातु है। ये भौतिक गुणधर्मों में पढ़ा था ना हमने, वही चीज है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आगे देखो, धातु अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। उपरोक्त परीक्षण धातु तथा अधातुओं के बीच अंतर करने में उपयोगी है क्योंकि ये आपके भौतिक गुणों पर आधारित है। इन परीक्षणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया आपके शामिल नहीं है। अब देखिए आपके भौतिक गुणधर्म में इनको अपन आराम से देख सकते हैं, तो इनसे अपन जो है इनका चीजों का यूज करके धातु तथा अधातु का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मियों को अपन ने क्या कहा था? याद है आपको? एम्फोटेरिक कहा था कि नहीं कहा था? एम्फोटेरिक आपके क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो आपके अम्ल के साथ भी रिएक्ट करते हैं और आपके क्षार के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, इनकी एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, थे कि नहीं थे? ये क्या है? आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। वह ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, जो आपके क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेंगे और आपके अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेंगे। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसी धातुएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, तो देखो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील। सक्रियता श्रेणी याद है, जिसमें आपके हाइड्रोजन के नीचे है वो आपके हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो आपके क्या है? हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगी, लेकिन उसे कम अभिक्रियाशील प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी। तो अपनी जो सक्रियता श्रेणी थी वो क्या थी? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा? ये थी कि नहीं थी? आगे आएगा। ये अपनी सक्रियता श्रेणी थी, यानी कि ये धातुएं तो क्या होंगी? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगी, लेकिन ये नहीं करेगी। तो जो कर सकती है वो आपके जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। जो नहीं कर सकती वो आपके कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। तो देखो तनु अम्ल से विस्थापित कर देगी जैसे सोडियम, पोटेशियम,
और हाइड्रोजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातुएं अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाएगी हाइड्रोजन को, वो कौन है? तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? तो आपको पता है कि हमने जो है पढ़ा था निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को गर्म करके अपन ने प्राप्त किया था, दूसरा मध्यम अभिक्रियाशील को भर्जन और निस्तापन के द्वारा प्राप्त किया था। भर्जन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों को और निस्तापन विधि के द्वारा कार्बोनेट अयस्कों को। सल्फाइड अयस्कों को और कार्बोनेट अयस्कों को पहले अपन ने किस में बदला? ऑक्साइड में, और फिर उसमें अपचायक डाल के जो है धातु प्राप्त की थी। जो आपकी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है उनका हम क्या कर लेते हैं? क्लोराइड विलयन बनाते हैं और उसको विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा उच्च अभिक्रियाशील धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हमने देखा परिष्करण, यानी कि आपके जो धातु प्राप्त होती है वो अशुद्ध रूप में प्राप्त होती है, उसको शुद्ध बनाने के लिए अपन विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं, जिसमें अपन ने क्या किया था? तो इस जो है इसके अंदर हमने विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या किया कि भाई आपके दो इलेक्ट्रोड्स ली, एक होती है आपकी एनोड, तो जो एनोड होती है वो आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है, और एक होती है आपकी कैथोड जो कि आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है नहीं होती? अब देखो एनोड जो है वो आपको अशुद्ध धातु की बनाई जाती है, एनोड जो है वो अशुद्ध धातु की, तो अपने पास धातु क्या है? एम, तो अशुद्ध एम धातु की एनोड बना ली। शुद्ध धातु के लिए अपन किसको बनाते हैं? कैथोड को बनाते हैं। तो ये शुद्ध धातु की जो है एक पतली इलेक्ट्रोड बना ली अपन ने, कैथोड। अब अपन ने इसके अंदर क्या डाल दिया? इस धातु का लवणीय विलयन डाल दिया। ठीक है, तो आपके जो शुद्ध धातु है वो तो किस पे जाएगी? कैथोड पे, और जो अशुद्ध धातु है वो आपकी क्या है? एनोड है, तो इससे ये विलयन में आती जाएगी और गंदगी इसके नीचे जमा होती जाती है, जिसे अपन एनोड पंख कहते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये? तो देखो इधर, किसी धातु के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में एनोड अशुद्ध एम धातु, कैथोड आपकी शुद्ध एम धातु की पतली पट्टी और विद्युत अपघट्य धातु एम के लवण विलयन का। ठीक है, इसी तरीके से अपन ने किया था ये। चलिए अगला देखिए, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया, चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उससे उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। ऐसे स्पैचुला लिया, उसमें सल्फर के चूर्ण को गर्म किया, अब इससे जो गैस निकल रही है उसको परख नली में क्या किया? उसने एकत्रित किया। तो गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पर। सबसे पहले तो गैस की क्रिया सूखे लिटमस पर करवानी है, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी सूखे लिटमस पर। लेकिन आपके दूसरा क्वेश्चन है आर्द्र लिटमस पर, यानी कि उसमें नमी है, तो देखो आपके क्या होगा? यह गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, आपको पता है उसने क्या लिया? सल्फर लिया, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो आपके क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बना। बना नहीं बना? इसलिए यह नम नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस नमी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। देखो यहाँ पर आपके जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसने किसके साथ? पानी के साथ, क्योंकि भाई नम है ना वो, तो पानी के साथ क्रिया करके इसने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। ठीक है, तो इसीलिए जो है अब आपको अम्ल का पता है। अम्ल क्या करते हैं? आपके ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। करते नहीं करते? तो इसलिए नीला लिटमस लाल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको जो है अपन ने लिटमस के साथ यानी कि अभिक्रिया की, तो आपका जो नीला लिटमस है वो रेड लिटमस में चेंज हुआ। ठीक है, तो इसके लिए अभिक्रिया क्या आ गई? ये आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो लोहा क्या है आपका? ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करता है ना, Fe2O3, ये क्या है? आपकी जंग है।
तो इससे बचाने के लिए हम उस लोहे पे क्या कर देते हैं, तो पेंट कर देते हैं, जिससे आपके सीधे हवा के कांटेक्ट में नहीं आए तो इसमें जंग नहीं लगेगी, या फिर ग्रीस लगा देते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, यानी कि जिंक की परत उस पे चढ़ा देते हैं, तो जिससे जो है आपके उसमें जंग नहीं लगे। तो तेल, ग्रीस या पेंट लगाने से सतह जलरोधी हो जाती है, वायु तथा ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती, इससे जंग नहीं लगती। ठीक है, चलिए। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहा सीधे ऑक्सीजन या जल के संपर्क में नहीं आता और जंग से बचाव हो जाता है। तो यही करते हैं अपन लोहे को जंग से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु एक कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो आपकी अधातु, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, इधर सल्फर है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, तो आपके क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो ये कैसा ऑक्साइड होता है, आपका अम्लीय ऑक्साइड होता है। कैसा, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो आपके अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। चलिए आगे देखिए, कारण बताइए, इन सब के पीछे आपको रीजन बताने हैं। प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? आपके इन्हीं धातुओं से जो है क्यों ही आपके आभूषण बनाए जाते हैं। तो देखो, ये जो आपकी धातुएं होती हैं, आपको पता है सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है, यानी कि ये कम अभिक्रियाशील है। अब जब ये कम अभिक्रियाशील है तो ये संक्षारित नहीं होगी, यानी कि खराब नहीं होगी, इसीलिए जो है हम इनके क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं। देखिए, प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत चमकदार व आघातवर्धक होती है। हम जो है सोना, आपको पता है बहुत ज्यादा तन्य धातु भी होती है, इवन कि आपके 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार अपन बना लेते हैं। इनमें आघातवर्धकता का गुण पाया जाता है कि इनको पीट पीट कर हम चादर के रूप में बना लेते हैं। तो ये धातुएं जल, वायु व रसायनों के प्रति कम अभिक्रियाशील होती है, इसीलिए आसानी से संक्षारित नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसके पीछे भी आपको रीजन बताना है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो देखो, याद करो सक्रियता श्रेणी, आपके जो है ऊपर ही आती है सोडियम, पोटेशियम, ये यानी कि ये ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील धातुएं हैं, है कि नहीं। तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो ये क्या करती है, आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, इसीलिए अपन इनको क्या करते हैं, तेल के अंदर रखते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम धातु अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जल तथा वायु के साथ तेजी से क्रिया करती हैं, अतः जल व वायु से इनका संपर्क तोड़ने के लिए इन्हें किस में रखा जाता है, तेल में या कैरोसिन में भी रखा जाता है। ठीक है, चलिए, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों। तो देखो भाई इधर कि आपके एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनाता है। यह ऑक्साइड की परत बहुत स्थिर होती है, आगे एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया को रोकती है। ठीक है भाई, तो इसके अलावा यह असंक्षारक, वजन में हल्का और ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए बर्तनों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आपको पता है कि आपके जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती है, या तो सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सल्फाइड की फॉर्म में अगर है तो उसको अपन भर्जन विधि के द्वारा, भर्जन विधि क्या होती है, उच्च ताप और आपके वायु की उपस्थिति में आपके ऑक्साइड अयस्कों में बदला जाता है। लेकिन आपके भर्जन के अलावा दूसरी विधि होती है निस्तापन, जिसमें कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, सीमित वायु की मात्रा में। अब इनको ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया, क्योंकि ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना क्या होता है, आसान, इसीलिए अपन इनको क्या करते हैं, पहले ऑक्साइड में बदलते हैं और फिर उनको जो है धातु प्राप्त करते हैं उनसे।
ठीक है। तो निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि धातुओं को उनके कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क के बजाय ऑक्साइड से आसानी से निष्कासित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपने तावे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो देखो, तावा जो है वो आपके क्या करता है कि तावा आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। क्या आपका तावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके इसके ऊपर जो है एक ग्रीन लेयर का निर्माण कर लेता है। तावे के बर्तन कुछ समय पश्चात कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाने के कारण क्या हो जाते हैं? मलिन हो जाते हैं। ठीक है, तो खट्टे पदार्थ इस परत को घोलकर हटा देते हैं, इसीलिए जो है आपके तावे के बर्तन पुनः चमकदार हो जाते हैं। अपन ने पढ़ा था ना ये कि आपका तावा का संक्षारण, तावा जो है कॉपर जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, सिल्वर आपके किसके साथ? सल्फर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, चलिए, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में क्या बताइए अंतर? भौतिक गुणधर्म नहीं बताना है, रासायनिक गुणधर्म बताना है, जिसमें हमने धातुओं और अधातुओं की अभिक्रिया पढ़ी थी। रासायनिक अभिक्रियाएं जो पढ़ी थी वो अपन को यहाँ पर बतानी है, भौतिक गुणधर्म नहीं बताना। कहीं तुम लिखने बैठ जाओ यहाँ पे तन्यता, आघात वर्धिता, सुचालक और कुचालक। रासायनिक गुणधर्म उसने साफ साफ कहा है। तो देखो, रासायनिक गुणधर्मों में धातु जो है आपके क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि आपके अम्लीय तथा उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड कौन बनाती है? अधातु। धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, जबकि आपके अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और वो विस्थापित नहीं करती कौन? अधातु। ये विद्युत धनात्मक तत्व है, वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो इनके क्या है? रासायनिक गुणधर्म है। आगे देखिए, प्रत्येक व्यक्ति घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने तथा मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसको दे दिए। भाई ऐसा नहीं करना, दुनिया विश्वास के लायक नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, अपने सोने की चीजें दे देना, बिल्कुल विश्वास लायक नहीं है दुनिया। जिसे एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। यह महिला बहुत दुखी होती है। तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? अरे भाई, तुम्हें जासूस बनना है अब यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जासूस बने तो पूरे घर में और सब जगह जासूस बने फिरो, ऐसा नहीं करना। देखो, सिंपल सी एक चीज उसने कही कि सोने की चीजें हैं, उसको उसने किसी सॉल्यूशन में डाला जिससे उनका वजन क्या हो गया? कम हो गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो देखो, एक होता है विलयन जिसे अपन क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। इस एक्वारेजिया का जो विलयन है वो कैसे बनाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, इनका एक ये क्या होता है? विलयन, जिसमें 3:1 के रेशो में इनको लिया जाता है। 3 जो है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 का अनुपात आपके नाइट्रिक एसिड। इस अनुपात में लेकर ये जो विलयन तैयार किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये जो सोने की चीजें हैं उनको पिघला देता है, यानी कि इसीलिए उनका वजन क्या हो गया? कम हो गया। तो उसने जरूर किस विलयन में डाला है? इस एक्वारेजिया में डाला है। देखिए इधर, व्यक्ति ने सोने के कंगन को एक्वारेजिया के घोल में डुबोया होगा, क्योंकि एक्वारेजिया एक अत्यधिक संक्षारक तरल है जिसमें 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग किसका? नाइट्रिक एसिड का होता है। इस घोल में सोना क्या हो जाता है? घुल जाता है। एक्वारेजिया में सोने के कंगन डुबोने से कंगन की भारी परत घुल गई, कंगन चमकदार हो गए, परंतु जो वजन है वो क्या हो गया? कम हो गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी पे विश्वास मत करो, है ना?
ऐसा नहीं करना है। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि मतलब लोग जाने क्या क्या स्कीम ले लेके घरों में ऐसे घुस जाते हैं। किसी को नहीं घुसने देना है, अवेयर रहना है आप लोगों को। चलिए देखिए, गरम जल का टैंक बनाने में तावे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात जो कि आपके लोहे की मिश्र धातु है का नहीं। इसका कारण क्या है? तो आपको ध्यान है, धातु की अभिक्रिया जल के साथ, गरम जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, और ऐसी धातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती। इसने कहा गरम जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण बताओ। देखो, हमने देखा था कि आपके जो गरम जल के साथ अभिक्रिया करती है वो कौन कौन सी धातुएं होती हैं? वो धातु होती है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की तो यहाँ बात ही नहीं है। दूसरी आपकी आती है भाप के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं। तो आपके जो है क्या, अल्फांजो, यानी कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, जो कि क्या करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करती है। अब मान लो कि इस इस्पात का जो है, इस टैंक में बनाने के लिए इस इस्पात का यूज अगर अपन कर ले, तो ये जो आपका ये गरम जल से जो भाप निकलेगी वो किसके साथ, इस आयरन के साथ क्या कर लेगी, लोहे के साथ रिएक्ट कर लेगी। इसीलिए जो है आपके तांबे का उपयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है सोना चांदी जो है आपके कॉपी करके जल से नहीं लड़ते हैं, यानी कि जो आपकी तावा धातु है वो आपके जल से अभिक्रिया ही नहीं करेगी। इसीलिए जो है तावे का यूज करते हैं। देखो इधर, कॉपर ठंडे जल, गरम जल या फिर भाप से क्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात भाप से क्रिया कर लेगा। यदि गर्म पानी के टैंक में इस्पात का उपयोग किया जाए तो लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, इधर जंग का निर्माण कर लेगा। इसीलिए आपके जो है इसमें कॉपर धातु का यूज किया। आई कि नहीं आई बात समझ में? और यहाँ पे ये कंप्लीट हुए अपने चैप्टर 3 के बुक के क्वेश्चंस। बुक के क्वेश्चन आप इजीली खुद भी कर सकते हो। पूरा चैप्टर पढ़ो, फिर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़े से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप पूरे जो लेक्चर है ना उनको अटेंड करो। चलिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।